गुड इवनिंग। हम लोग पुनः एक बार फिर से यहाँ पर एक साथ यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं और अपना टॉपिक टीचिंग ऑफ लेवल जो हमारे पिछले 2 वीडियो में अभी चल रहा है, आगे 2 वीडियो में भी और चलने वाले हैं। थोड़ा सा इस जो ये टॉपिक है थोड़ा ब्रॉड होने की वजह से इसके लेवल को हमें समझाने में समय लग रहा है, बट मुझे ये विश्वास है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। क्योंकि हमने बात की थी मेमोरी लेवल की पिछले वीडियो में और हमने बताया था कि मेमोरी लेवल की क्या पहचान है, क्या विशेषता है। तो आप लोग को बताया हमने कि मेमोरी लेवल में शिक्षक की सक्रियता को देखते हुए शिक्षक अपने अनुसार और बच्चों की रूपरेखा के अनुसार क्लासरूम को मेंटेन करता है और बच्चों के रटने पर बल देता है। और उसके प्रतिपादक हमने आपको बताया था, याद होगा, तो उसके प्रतिपादक थे हर्बर्ट। अब आइए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है सेकेंड लेवल मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल की यदि हम बात करें मेमोरी लेवल के बाद यदि हम बोध स्तर की बात करें, बोध शिक्षण प्रतिमान जिसको निर्मित किया मॉरिसन एल बिग्गी ने। इसके प्रोफाउंडर जो हैं वो मॉरिसन एल बिग्गी को माना जाता है। मॉरिसन एल बिग्गी ने जो ये प्रतिमान निर्मित किया, इसमें इन्होंने कुछ मुख्य चीज़ों पर बल दिया, क्योंकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंड का मतलब किसी चीज़ को समझना। मेमोरी में आपने देखा था किसी चीज़ को समझने की आवश्यकता नहीं थी, उसमें जो है कि विचारहीनता थी, बच्चों में विचार नहीं आते थे, बट इसमें विचार का प्रवाह शुरू हो चुका है। तो विचार का प्रवाह शुरू होने के लिए शिक्षक क्या करेगा, हमें बताया था कि जैसे जैसे बच्चों की अवस्थाएं बढ़ती हैं तो बच्चों में कार्य की सक्रियता विकसित होती रहती है। कार्य की सक्रियता विकसित होने के लिए शिक्षक कक्षा में क्या करेगा, वो विभिन्न तरीके के तथ्यों में संबंध देखेगा, मतलब बच्चों को बताएगा। अगर कोई विषय वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों के सामने, तो बच्चों को इस तरीके से स्पष्ट करे कि बच्चा अपने आप उसकी तुलना या उसको किसी अन्य रूप में देखे। इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर तीव्र होगी। साथ ही साथ तथ्यों के संचालन के रूप में, एज ए टूल के रूप में, यदि किसी विषय वस्तु को शिक्षक प्रदर्शित कर रहा है तो वो हमारे लिए किस तरीके से कार्य करेगा। हमारे लिए कहने का सेंस है कि बच्चों के लिए वो कैसे एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में उपयोगी होगा। क्या वो विषय या वह कंटेंट या वो वस्तु जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए कैसे उपयोगी होंगी, कैसे उनको जो है कि लाभ प्रोवाइड करेंगी। तीसरी चीज़ है तथ्य के संबंध तथा संचालन को एकत्रित करना। यदि बालक किसी तथ्य को समझता है, उसमें संबंध देखता है, उसे एक टूल के रूप में अपने अंदर धारण करने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं वो जो विषय वस्तु है वो बालक के निर्माण में एक टूल के रूप में और उस टूल के द्वारा उस विषय वस्तु से संबंध स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि गाय हमें दूध देती है, गाय दूध देती है, तो गाय सफ़ेद रंग की होती है और जो स्तनधारी पशु होते हैं वो दूध देते हैं। तो ऐसे जब बच्चों को ये बताया जाता है तो बच्चे ऐसे पशुओं को देखते हैं, बच्चों को ये आभास हो जाता है कि ऐसे ऐसे पशु जिनको हम घर में रखते हैं या जिनको हम पालते हैं स्तनधारी होते हैं और जो है कि उनके द्वारा हमें दूध प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बच्चे इसमें तालमेल बिठाने और संबंध बनाने या संबंध जो कह सकते हैं कि कंपैरिजन करने में बच्चे एकदम सटीक हो जाते हैं और वो एक रूप में किसी न किसी रूप में उसकी तुलना किसी न किसी रूप से करने लगते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर कहीं न कहीं विचारों की जो संभावनाएं निष्क्रिय थी मेमोरी में वो जागृत होना शुरू हो जाती है। बच्चा तर्क करने लगता है, सही और गलत यदि है तो वो कैसी है, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं, ये हमने एक फिगर बनाया है। ये फिगर क्या दर्शा रहा है, ये फिगर जो है, इस फिगर में हमने एक कोन शेप में जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें इसे हमने धुंधला बनाया है। धुंधला का मतलब कि ये आपका मेमोरी लेवल है, ये मेमोरी लेवल है।
मेमोरी लेवल हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मेमोरी लेवल में बच्चों के दिमाग में विचारों की कोई प्रक्रिया रहती ही नहीं, इसीलिए विचार यहाँ पर बिल्कुल भी धुंधले हैं। ये चित्र यही बता रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विचारों का प्रवाह अब बच्चों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ये लाइनें हैं इसकी तुलना में बहुत ही डार्क है। ये चित्र यही बताने का प्रयास कर रहा है कि अब बच्चों में समझने की शक्ति का विकास किसी न किसी रूप में शिक्षक कर रहा है। तीसरा फिगर, जो तीसरा ये स्ट्रक्चर है, ये दिखा रहा है कि अब बच्चों में पूरी तरीके से विचारों की जो संभावनाएं थी या जो शुरुआत थी, अब वो पूरी तरीके से विचार बच्चों में जा चुके हैं, उनके अंदर जुड़ चुके हैं, या वो उनका मानसिक पक्ष पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। अब वो अपनी समस्याओं को खुद उसका उन्मूलन कर सकता है, समस्याओं को क्रिएट कर सकता है। तो ये विचारपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे हमने उसमें 4 पक्षों को बल देते हुए मॉडल को पढ़ा था, वैसे इसमें भी 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष यहाँ देखिए, उद्देश्य, जिसको हमने फोकस कहा। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रतिमान का, अंडरस्टैंडिंग मॉडल का क्या जो 4 फोकस है, हमने जो 4 बेसिक एलिमेंट्स पर बात की थी, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो उद्देश्य है उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही फोकस है कि बच्चों को जो कुछ भी बताया जाए उस पर बच्चों की पूरी तरीके से पकड़ बना दी जाए। कुछ भी जो कुछ बताया जा रहा है उस पर पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे, बुरे, हर सेंस में बच्चों को उसकी जानकारी हो, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े, जिस तरीके से बच्चा चाहे उस विषय वस्तु का प्रयोग अपने मानसिक प्रशिक्षण को तीव्र करने, मजबूत करने में प्रयोग कर सकता है। तो उद्देश्य का मतलब इस प्रतिमान के अनुसार यही है कि किसी भी विषय वस्तु पर बच्चों को सुदृढ़ता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए, या उस विषय वस्तु पर बच्चों की कमांड रख दी जाए। संरचना, यह प्रतिमान किस मॉडल पर कार्य करता है, क्या क्या होना चाहिए। तो किसी विषय वस्तु पर पकड़ बनाने के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों के सामने ऐसा वातावरण क्रिएट करिए कि बच्चा खुद एक्सप्लोरेशन करे, खुद किसी की चीज़ को खोजे। छात्र जो है वो पथ का अनुसरण करता है, लेकिन शिक्षक पथ प्रदर्शक होता है, बच्चों को अन्वेषण करने के लिए, खोजने के लिए प्रेरित करता है। यानी तथ्य पर पकड़ बनाने के लिए अन्वेषण, खोज पद्धति अपनाई जाए। प्रस्तुतिकरण, बच्चों को प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि जब बच्चे बार बार तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो सही गलत हर तरीके की भावनाएं बच्चों की निकल के सामने आ जाती हैं। आत्मीकरण, बच्चे को जब कोई चीज़ बताई जाती है तो वो उसे अपने अंदर धारण करता है। किस रूप में करता है, जैसे शिक्षक उसको मार्गदर्शन करता है, बालक उस रूप में उसको एसिमिलेट करता है। आत्मीकरण, व्यवस्था, बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो चीज़ें क्या हैं, किस चीज़ पर आधारित हैं, उससे संबंधित सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे बच्चों को विज्ञान विषय सिखाया जा रहा है, विज्ञान में, या मान लीजिए पर्यावरण के बारे में सिखाना है, तो बच्चों को पेड़ों के बीच में ले जाया जाए, पेड़ पौधों के बीच में ले जाया जाए, उनको बताया जाए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन हैं, ये हमें बहुत कुछ देते हैं। इस तरीके से यदि हम बच्चों को वास्तविक रूपों से जोड़ेंगे तो बच्चे अपने आप, उनकी जो क्षमता है समझने की, वो विकसित होगी। साथ ही साथ अभिव्यक्ति, बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए सदैव रेडी रखा जाए। बच्चे अपनी बातों को यदि बताएंगे, बोलेंगे, तो उनके अंदर क्या चल रहा है या उनके अंदर क्या संकोच है या क्या कमियां हैं, बच्चा दूर कर सकता है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल की संरचना। तीसरी चीज़ है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम क्या है। तो इसका सोशल सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छा आप जान सकते हैं कि शिक्षक से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण वो छात्र है, लेकिन शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। कहने का मतलब कि बच्चा जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस पर शिक्षक की निगरानी होनी चाहिए। अगर हम बच्चों की समझ विकसित कर रहे हैं तो समझ का मतलब कि समझ सकारात्मक हो, ताकि उससे कुछ फ़ायदा हो सके, बच्चे का भी और आसपास के परिवेश का भी। तो इसीलिए व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अच्छे बुरे की पहचान कराने के लिए और उसके सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। इसलिए शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है, कंट्रोलर होता है।
दूसरा, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षक पथ प्रदर्शक है और छात्र पथ अनुसरित करता है। तो शिक्षक को ध्यान देना होगा कि छात्र को किस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है और छात्र को ध्यान देना होगा कि हमें उस कार्य को किस तरीके से करना है, अपनी समझ को कैसे विकसित करना है। विचारों की स्वतंत्रता, जाहिर सी बात है कि किसी भी बच्चे की समझ तभी विकसित हो सकती है जब उसको बोलने के लिए स्वतंत्र किया जाए। यदि बाध्य किया जाएगा, उस पर दबाव बनाया जाएगा, तो वो अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा और अंदर ही अंदर वो निष्क्रिय होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ये तो सबसे पॉजिटिव फैक्ट है कि बच्चों को बार बार यदि मोटिवेट किया जाए, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है किसी भी कार्य को लेके, तो बच्चा अपने कार्य को हमेशा करने के लिए आगे रहेगा। तो इससे क्या होगा, क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है या क्लासरूम में जो भी चीज़ें बच्चा सीख रहा है शिक्षक के सामने, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। तो सोशल सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल की। फिर है आपका मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली में क्या है, मूल्यांकन प्रणाली में है कि बच्चों का इस लेवल पर मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो मूल्यांकन करने के बहुत सारे स्वरूप हैं। अभी हमने कहा कि बच्चों को विचारों के लिए, विचार या अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए। तो विचार कैसे होंगे, निबंधात्मक हो सकते हैं, तर्क के माध्यम से हो सकते हैं, चिंतन के माध्यम से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो बच्चा चिंतन नहीं करेगा, लेकिन जो भी गलत सही बातें वो रखेगा वो कहीं ना कहीं कथनात्मक होंगी, वर्णनात्मक होंगी। तो निबंधात्मक रूपों में बच्चों का परीक्षण, मौखिक टेस्ट के रूप में परीक्षण करके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम चेक कर सकते हैं। बच्चों को कोई ऐसी चीज़ें देकर, उनसे लिखवा कर भी हम उनके जो है कि बोध पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों के वस्तुनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा भी हम कुछ प्रश्नों को देकर, कुछ ऐसी चीज़ों का जिसको बच्चा चयनित करे, और उससे भी हम उनके बोध स्तर का चयन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि बोध स्तर एक ऐसी अवस्था के अनुकूल होती है जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच में होता है। यानी हम लोग कहते हैं कि चाइल्डहुड स्टेज पे बच्चा जिज्ञासु होता है, लेकिन वो जिज्ञासा कुतर्क में भी हो सकती है, तर्क में भी हो सकती है। लेकिन जब बच्चे को एक सही रूप में आगे की ओर ले जाना होता है, तो उसमें बच्चा कहीं ना कहीं जब उसकी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था छोड़ दीजिए, उत्तर बाल्यावस्था यानी पूर्व किशोरावस्था की स्टेज में जाता है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल या जो उसकी समझ वो सटीकता के साथ विकसित होती है। तो ये चीज़ें ध्यान देने के लिए शिक्षक को ये आवश्यक है कि वो उनकी भावनाओं को समझे, उन पर दबाव न बनाए, जो भी उनके कक्षा का परिवेश निर्धारित किया जाए वो बच्चों के अनुकूल रखा जाए। समय समय पर जिस तरीके की व्यवस्थाओं की उनको आवश्यकता है वो आवश्यकता शिक्षक उपलब्ध कराएं। इससे क्या होगा, बच्चों की जानने की जो जिज्ञासा है या जो वो कहना चाहते हैं वो जिज्ञासाएं उनकी दबे न। और यदि इस तरीके से यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे तो ऐसे बच्चों का बोध शिक्षण या बोध स्तर विकसित हो सकेगा। तो आज के वीडियो में हमारा दूसरा लेवल था अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हमने आपको इस छोटे से वीडियो के रूप में बताने का प्रयास किया। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल का, जो आपका तीसरा और लास्ट लेवल है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक धन्यवाद।